जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट को यह तय करना था कि तलाक हिंदू एक्ट के हिसाब से होगा या मीणा जनजाति के जो अपने नियम हैं उसके आधार पर होगा। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का प्रावधान है और इसका फैसला अदालतें लेती हैं, जबकि मीणा जनजाति में तलाक का फैसला पंचायतें करती हैं। इसमें जो पति था उनका कहना था चूंकि विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हुआ है इसीलिए तलाक भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होना चाहिए, जबकि जो पत्नी थी उनका कहना था चूंकि वो मीणा जनजाति से आती है और मीणा जनजाति पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता इसीलिए इस तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया जाए। 28 नवंबर 2020 को राजस्थान की एक अदालत ने इस पर फैसला देते हुए तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था और फैसला पत्नी के पक्ष में आया था। इसके बाद इसके पति ने इस फैसले के अगेंस्ट जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी और इसी मामले की सुनवाई करते समय दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भारत में धर्म, जाति और समुदाय की बाधाएं और सीमाएं दूर हो रही हैं और तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतरधार्मिक विवाह व तलाक में परेशानियां बढ़ रही है। आज की युवा पीढ़ी को इन परेशानियों से संघर्ष न करना पड़े इसे देखते हुए भारत में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर विचार करना चाहिए और इस फैसले की एक कॉपी केंद्र सरकार को भी भेजी जानी चाहिए। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरह के रिएक्शंस आने लगे। बहुत लोग इसे मुस्लिम विरोधी बताने लगे। दरअसल बहुत लोगों को लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से मुसलमानों के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे। ये जो 3 तलाक, 4 शादियां, निकाह हलाला जैसी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है उन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बस इतना ही है? क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है देश को और क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्यों इसे मुस्लिम विरोधी कहा जाता है? इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये भूल जाएं कि आप लेफ्ट विंगर हैं, राइट विंगर हैं, आप मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप कांग्रेसी हैं और आप बीजेपी वाले हैं। आप यदि इन सब चीज़ों को भूल कर वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बेहतर तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझ पाएंगे। भारत के कई लोग चाहते हैं कि 1 कंट्री, 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 फ्लैग, 1 लॉ। क्या आपको नहीं लगता ये होना चाहिए? और आपके पहले जवाब में आपने ये नहीं कहा कि नहीं होगा, आपने मैं आपको कहता हूं होना चाहिए, इसीलिए हमारे चुनावी एजेंडे के अंदर है, हमारे चुनावी घोषणा पत्र के अंदर है और हर चुनावी घोषणा पत्र में रहा है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर भरोसा किया। We have uniform criminal code. That is, the criminal procedures are uniform for Hindus and Muslims. There is no Sharia law for criminal acts. And so if the Muslim community has accepted uniform criminal code, why should not the Muslim community also accept uniform civil code? बीजेपी बोलती यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है? क्या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 नहीं है? क्या इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं है? और कैसे आप इस मुल्क के आदिवासियों से कहेंगे जब सेक्शन 2 हिंदू मैरिज एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता? तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती, उसकी डाइवर्सिटी और प्लुरलिज्म है। जहां तक खवातीन की बात है, मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट के सामने है यह मसला। कोर्ट इससे पहले भी फैसले दे चुका है, अब ये फैसला This is the issue. And moreover, in a country like Australia or United States, the Muslim community has accepted uniform civil code. इसके अलावा चूंकि अभी सरकार में बीजेपी है और बीजेपी के घोषणा पत्र में मुख्यतः 3 बड़े मुद्दे थे, जिसमें से एक राम मंदिर था, एक धारा 370 हटाना था जो कि कश्मीर में लागू होता था और तीसरा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें 2 बड़े वादे वो पूरे कर चुकी है और तीसरा एक बचा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 2024 से पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ही और अगर कोर्ट ऐसा ही बार बार प्रेशर देता गया तो उससे पहले भी आ सकता है और इसीलिए ज़रूरी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से समझें। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पंथ निरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म के निजी कानूनों से ऊपर होता है, जो प्रोग्रेसिव होता है और जिस पे किसी का अधिकारों का हनन नहीं होता। लेकिन भारत में फिलहाल ऐसे किसी भी कानून की व्यवस्था नहीं है। भारत में हर धर्म के लोग विवाह, तलाक, एडॉप्शन, सक्सेशन जैसे मामलों के लिए अपने निजी कानूनों का उपयोग करते हैं, यानी कि जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, इस टाइप के निजी कानूनों का उपयोग करते हैं। भारत में अभी मुस्लिम, ईसाई, फारसी समुदाय के अपने पर्सनल लॉ हैं, जबकि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन धर्म के लोगों का किसी भी तरह का सिविल मामलों का निवारण हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से होता है। अच्छा, इस वीडियो में मैं जब भी हिंदू शब्द का उपयोग करूं, हिंदू से मेरा मतलब होगा जैन, सिख, बौद्ध और जो सनातन धर्म को मानते हैं हिंदू धर्म के लोग, इन सब के लिए मैं एक शब्द हिंदू का प्रयोग करूंगा क्योंकि इन सब पर हिंदू पर्सनल लॉ ही उपयोग होता है। ये बहुत विडंबना की बात है कि जिस देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं उसी देश के हर धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों कहा जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म का मतलब समझते हैं, और मतलब होता है कि सबके लिए समान रूप से लागू होने वाला। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म होता है सबके लिए, जो सबके लिए लागू होता है वो यूनिफॉर्म हो गया सिविल पर। दरअसल जो भी मामले कोर्ट में आते हैं वो सामान्यतः 2 तरह के होते हैं, एक सिविल मामले और दूसरा क्रिमिनल मामले। क्रिमिनल मामले में मर्डर, चोरी, डकैती, इन सारे मामलों को हम क्रिमिनल मामले मान लेते हैं। क्रिमिनल मामलों के लिए तो भारतीय संविधान में यानी कि आईपीसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस किस एक्ट को क्राइम माना जाएगा, किसको क्राइम नहीं माना जाएगा, इसके लिए क्या सजा दी जाएगी। और सीआरपीसी में इसके लिए प्रोसीजर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से मामले की सुनवाई कौन से जज कर सकते हैं, इसमें किसकी गवाही मानी जाएगी, किसकी गवाही नहीं मानी जाएगी।
इन सारी चीज़ों को सही ढंग से लिखा हुआ है। इसके लिए क्या प्रोसीजर होंगे ये भी सीआरपीसी में लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल सिविल मामलों के लिए ऐसे किसी भी कानून की व्यवस्था नहीं है। दूसरा सिविल मामले होते हैं। सिविल मामलों के कई सारे हिस्से होते हैं, जैसे कि फैमिली से जुड़े हुए मामले, जैसे कि विवाह, तलाक, एडॉप्शन, सक्सेशन, और दूसरा हो गया प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले, तीसरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए मामले, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट की सुनवाई भी आप करते हैं तो वो सिविल मामले में आता है। इसके अलावा टॉर्ट्स, जिसमें कि मान हानि जैसे मामले आते हैं। ये बहुत पर्सनल मामले होते हैं और निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए मामले होते हैं। क्रिमिनल मामलों के लिए देश में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, सभी लोग इसका सम्मान करते हैं, इसको मानते हैं। दरअसल जो समस्या है वो सिविल मामलों में आ रही है। अब इसमें समस्या क्या है कि जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, रिलीजन, कास्ट से ऊपर उठकर विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे से रिश्ते बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और आगे चलकर यदि दो लोगों में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या होती है और मामला कोर्ट में जाता है, जो लड़का होता है वो बोलता है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं मानूंगा, जबकि जो मुस्लिम लड़की होती है वो बोलती है मैं हिंदू पर्सनल लॉ नहीं मानूंगी। अब कोर्ट के पास ये समस्या है कि वो किस लॉ से दोनों का फैसला करे। जैसे जैसे समाज प्रोग्रेसिव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये समस्याएं कोर्ट में बार बार आ रही है। इसीलिए कोर्ट बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कहता है। इस दिल्ली वाले केस से पहले भी कोर्ट कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए कह चुका है। 1985 में शाहबानो केस के टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से टकराव कम होंगे और देश को एक रखने में मदद मिलेगी। सरला मुरगल केस के समय भी कोर्ट ने सरकार से ये पूछा था कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 44 में भी लिखा हुआ है कि राज्य पूरे देश के लिए एक सामान्य नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा जो पूरे देश में लागू होती हो। 23 नवंबर 1948 को भी संविधान सभा की जब बैठकें हो रही थी तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफ़ी चर्चाएं हुई थी, लेकिन कांग्रेस के काफ़ी सारे बड़े नेता जैसे कि राजेंद्र प्रसाद और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके विरोध में थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इसे लागू करना चाहते थे, लेकिन इनके काफ़ी सारे प्रयास करने के बाद भी ये लागू नहीं हुआ और भारी विरोध की वजह से जब वो इसे लागू नहीं कर सके तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया था। हालांकि उन्होंने कहा था सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता। रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र का अधिकार घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए देश का यह दायित्व होना चाहिए कि वे सामान्य नागरिक संहिता को अपनाएं। कि इसके बाद बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया था। उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके बाद समय समय पर हिंदू पर्सनल लॉ में काफ़ी सारे रिफॉर्म किए गए, जो जैसे कि आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कई बार कोर्ट अलग अलग तरह से सरकार से ये पूछता रहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाया जाएगा, हम सिविल कोड का कार्य कहाँ तक पहुँचा, कब तक लाया जाएगा, देश को इसकी क्यों ज़रूरत है। ये सरकार को बार बार कोर्ट याद दिलाते रहता है। और इसके अलावा अभी भी आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो हर धर्म के पर्सनल लॉ से कुछ चीज़ें हटाई जाएंगी, कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी, तो फिर सिर्फ मुस्लिम समाज की तरफ से ही इसके विरोध के स्वर ज़्यादा क्यों सुनाई देते हैं। मुस्लिम समाज इसका इतना विरोध क्यों करता है जबकि बाकी समाज की तरफ से इसका उतना विरोध नहीं देखा जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम समझेंगे। 1829-30 से लेकर के आज़ादी तक अंग्रेजों ने हिंदू समाज के जो भी नियम थे या फिर कहे हिंदू एक्ट, हिंदू पर्सनल लॉ जो भी थे, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। जो भी हिंदू समाज में कुरीतियाँ थीं उन सबको समाप्त करने की कोशिश की गई और इसे एक प्रोग्रेसिव कानून बनाया। आज़ादी के बाद भी 1955-56 का जो हिंदू कोड बिल था, जिसमें कि मुख्यतः 4 कानून थे, उसके आने के बाद, इसके बाद 2005 में जो सक्सेशन एक्ट को लेकर संशोधन हुआ, उसके आने के बाद, और हिंदू मैरिज एक्ट में जो संशोधन हुआ, उसके बाद हिंदू समाज के जो कानून हैं वो काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के नज़दीक आ चुके हैं और हिंदू समाज धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट भी कर रहा था। और अब ये इतना सेकुलर हो चुका है कि इसमें किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होता। फिलहाल समाज में हो ना हो अलग बात है, लेकिन कानून में तो आ ही गया है। और इसके अलावा ईसाई, यहूदी और फारसी धर्म के लोगों के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 19 के आने के बाद, और इसके अलावा इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में ही लागू हो चुका था, जिसके तहत ईसाई धर्म के लोग डिवोर्स ले सकते थे, और फारसियों में मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 में ही लागू हो चुका था, और गार्जियनशिप एक्ट 1890 में ही अप्लाई हो चुका था। और इससे ये कहा जा सकता है कि हिंदू, क्रिश्चियंस, फारसी इन धर्मों ने एक प्रगतिशील व्यवस्था को अपना लिया है जिसमें किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होता है। लेकिन अंग्रेजों ने और बाद के भी जो भी सरकारें आई भारत में, उन्होंने भी कभी भी मुस्लिम समाज में रिफॉर्म करने की कोशिश की ही नहीं। जो भी रीजन रहे हो, वोट बैंक या फिर विरोध का डर रहा हो, लेकिन जो भी वजह हो, मुस्लिम समाज में कभी भी रिफॉर्म करने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। 1935-36 के आसपास मुस्लिम लीग बहुत जोरों पर था, वो बहुत फेमस हो रहा था। और उस समय मुस्लिम लीग ने जब देखा कि हिंदू समाज में काफ़ी सारे रिफॉर्म किए जा रहे हैं, काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, तो उन्होंने इस डर से कि कहीं मुस्लिम समाज में भी रिफॉर्म ना हो जाए,
इसे देखते हुए अंग्रेजों से एक मांग की कि मुस्लिम समाज के लिए एक कानून बनाया जाए, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो ने 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ पारित किया। लेकिन उस समय भी गुजरात के कुछ मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से चलना चाहते थे और उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध भी किया था। लेकिन चूंकि उनकी संख्या बहुत कम थी तो उनका विरोध का कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम पर्सनल लॉ चाहते थे। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ की समस्या यह है कि यहाँ ना तो यह लिखा हुआ है कि किस प्रकार के मामलों की सुनवाई किस कोर्ट में होगा, और ना ही ये लिखा हुआ है कि इसकी सुनवाई कैसे होगी, उसकी प्रोसीजर क्या होंगे। बस हर गली मोहल्ले में एक काजी होता है जो भी अपने आसपास मोहल्ले में जो भी सिविल मामले आते हैं उनका फैसला वो ही करता है। और यदि काजी किसी मामला का फैसला नहीं कर पाता है तो वो उस मामले को मुफ्ती के पास भेज देता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इसने ये फतवा जारी कर दिया, उसने ये फतवा जारी कर दिया। तो फतवा जारी करने का जो काम होता है वो मुफ्ती करते हैं। काजी और मुफ्ती ये किसी संविधान के तहत नियुक्त नहीं किए जाते, ये बस कुछ लोग मिलकर इन्हें काजी बना देते हैं और मुफ्ती बना देते हैं। ना ही इन्हें कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है और ना ही इसके लिए कोई प्रोसीजर है। चूँकि बाकी समाज यूनिफॉर्म सिविल कोड के काफ़ी नज़दीक आ चुका है, लेकिन मुस्लिम समाज इससे अभी काफ़ी दूर है। और इसीलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबसे ज़्यादा चेंजेस जो होगी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में होगी, मुस्लिम समाज के कानून में होगी। और इसीलिए मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध करते हैं। हालांकि हर कोई विरोध नहीं करता, जो भी ये समझेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है देश में, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जब हिंदू समाज में ये रिफॉर्म हो रहे थे तब इसका विरोध किसी ने नहीं किया था। हिंदू समाज के भी कई सारे लोग थे जो इसका विरोध करते थे। आगे चलकर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और ये आज बहुत प्रोग्रेसिव कानून बन चुका है। अभी मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जिनको जैसे जैसे समझ में आएगा इसकी ज़रूरत क्या है वो धीरे धीरे इसको विरोध करना बंद करेंगे। पर्सनल लॉ में महिलाओं के लिए अलग अलग अधिकार हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में यदि व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करता है तो उसकी जो पहली पत्नी वो अपने पति को गिरफ्तार करवा सकती है, जबकि मुस्लिम समाज के पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार है। यदि यही महिला मुस्लिम समाज से होती तो वह चाह कर भी अपने पति को गिरफ्तार नहीं करवा सकती थी, क्योंकि यहाँ उसके पति को 4 शादियां करने का अधिकार प्राप्त है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है यहाँ एक मुस्लिम महिला का अधिकारों का हनन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो एक मुस्लिम समाज से आती है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से इन सारी व्यवस्थाओं पर काफ़ी सुधार होंगे। देखें, और यदि आप गौर से देखें तो मुस्लिम समाज भी धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नज़दीक जा रहा है। जैसे कि हाल ही में 3 तलाक को बैन किया गया, और इससे कहा जा सकता है कि हम अचानक तो नहीं लेकिन धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन वैसे क्या आपको पता है कि देश के अभी भी एक हिस्से में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा। 1867 में पुर्तगाल सिविल कोड लागू होता है। चूँकि गोवा पुर्तगाल का शासन में था तो 1869 में गोवा पर भी पुर्तगाल सिविल कोड लागू हो जाता है। 1961 में गोवा भारत का हिस्सा बनता है, लेकिन तब भी गोवा में पुर्तगाल सिविल कोड ही चलता है। हालांकि 1981 में भारत सरकार ने एक समिति बनाई ये देखने के लिए कि क्या गोवा में भी हम भारतीय कानून लागू कर सकते हैं। लेकिन गोवा के लोगों ने इसका इतना विरोध किया क्योंकि गोवा के लोग चाहते थे कि वहाँ पुर्तगाल सिविल कोड ही चले, और इसके बाद भारी विरोध को देखते हुए भारत सरकार को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। गोवा के अलावा भी हमारे देश में काफ़ी सारे यूनिफॉर्म लॉज हैं जो कि आने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड में जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट, इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के जाति के व्यक्ति से विवाह कर सकता है। इसमें विवाह और तलाक के लिए सभी लोगों के लिए समान कानून है। इसके अलावा एडॉप्शन के लिए केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 है, जिससे भारत का कोई व्यक्ति बच्चा एडॉप्ट कर सकता है। इससे पहले भारत में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही बच्चा एडॉप्ट कर सकते थे। और जहाँ तक सक्सेशन की बात है तो इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदू को छोड़कर बाकी सभी धर्मों के लिए लागू होता है, और हिंदुओं के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट है। ये दोनों एक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लागू किया जा सकता है। काफ़ी प्रोग्रेसिव है और पूरे देश में एक यूनिफॉर्म तरीके से लागू है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कैसे किया जाए इसे समझते हैं, और हमारे पास इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देखते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि हर धर्म के लोग अपने अपना कानून माने, जैसे अभी चल रहा है वैसे चलने दें। दूसरा ये हो सकता है कि सब अपने अपने लॉज माने, लेकिन उसमें जो डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं, जैसे कि यदि किसी के साथ जेंडर के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उन चीज़ों को हटा दिया जाए। नहीं, तीसरा ये हो सकता है कि सबके लिए एक कानून हो, लेकिन सबके लिए कुछ कुछ एक्सेप्शन दिया जाए जिससे कि वो अपने रीति रिवाजों को फॉलो कर सके, लेकिन में ये ध्यान रखा जाए कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा हो। लेकिन जब कानून की बात हो तो सबके लिए एक ही कानून हो, सब पर एक ही नियम लागू होता हो। और चौथा ये हो सकता है कि सबके लिए एक कानून हो और सबको वही मानना होगा, किसी के लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं होगा। इसमें जो तीसरा है उसे लोग बेस्ट मानते हैं, जिसमें कि सभी लोगों को अपना अपना जो भी रीति रिवाज है उसे फॉलो करने दिया जाए, और जो भी इसमें डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें हैं जैसे जेंडर के बेसिस पे अगर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है या किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उन चीज़ों को हटा दिया जाए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और यदि आपके पास कोई सुझाव हो इसे लेकर तो आप वो भी नीचे कमेंट में दे सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।